हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल तारिसा एकेडमी पर। आज के सेशन में हम फाइलम सिलिंट्राटा पढ़ेंगे। इस टॉपिक में मैंने उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस किया है जहां से आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। इट विल टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। ओके, इस लेक्चर में जितने भी डायग्राम्स का यूज किया गया है वह हैंड स्केच्ड है। आप इन्हें समझकर एक अच्छा नोट्स तैयार कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइलम सिलिंट्राटा। ओके, देखिए सिलिंट्राटा को हम नाइडेरियंस भी बोलते हैं। नाइडेरियंस, अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम लोग इनके हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में देखेंगे, यानी कि आवास के बारे में हम लोग समझेंगे, ये कहाँ होते हैं और इनमें क्या क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स अबाउट 9000 स्पीसीज। यह आपके संसार में 9000 प्रजातियां इनके पाए जाते हैं। अंडरस्टैंड। ऑल नाइडेरियंस आर एक्वेटिक। जितने भी नाइडेरियंस है वह एक्वेटिक है। एक्वेटिक यानी कि आप देखिए समझिए, एक्वेटिक का मतलब होता है पानी में रहने वाले जीव। पानी में जीव दो तरह से रहते हैं। एक ऐसे पानी जिसे फ्रेश वाटर बोला जाता है, ठीक है, और ऐसे पानी जिसे मेराइन वाटर बोला जाता है। फ्रेश वाटर जैसे कि आपके रिवर हो गए, पॉन्ड्स हो गए, ये सब सारे फ्रेश वाटर हैं। एंड मेराइन वाटर यानी कि आपके समुद्र हो गए, ओशियंस हो गए, ये सब सारे मेराइन वाटर यानी कि खारा पानी जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो नाइडेरियंस जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहने वाले होते हैं। मोस्टली मेराइन, ज्यादातर मेराइन है, ज्यादातर खारे पानी में रहने वाले होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो फ्रेश वाटर हैं। और फ्रेश वाटर जीव कौन है? एग्जाम्पल्स में आपके हाइड्रा आ गए। ये आपके बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, हाइड्रा। अभी मैं ऐसे ही आपको एग्जाम्पल्स याद करने हैं, ठीक है। दे में बी सॉलिटरी। अब देखिए सॉलिटरी का मतलब क्या होता है। सॉलिटरी का मतलब समझिए, तो जैसे कि कुछ ऐसे प्राणी होते हैं वो आपको समुद्र में इंडिविजुअली आपके तैरते फ्लोटिंग नजर आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे जीव जो होंगे वो आपको झुंड में नजर आएंगे। ठीक है, वो आपको इस तरह से झुंड में नजर आते हैं। तो ऐसे प्राणी, ऐसे जीव जो इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट रहते हैं पानी के अंदर, इन्हें सॉलिटरी बोला जाता है। अंडरस्टैंड। इसके एग्जांपल्स हो गए आपके हाइड्रा, ठीक है। और वैसे जीव जो झुंड में रहते हैं उन्हें कॉलोनियल बोला जाता है, यानी कि कॉलोनी में रहने वाले, समाज में रहने वाले, लिव इन एसोसिएशन। इसके एग्जांपल्स हो गए आपके फाइसेलिया। क्लियर है? फाइसेलिया। नाउ दे कैन बी सेसाइल एंड फ्री स्विमिंग। अब इस टर्म को समझते हैं, सेसाइल और फ्री स्विमिंग क्या होता है। देखिए समझिए, पानी के सतह पे या फिर पानी के ग्राउंड लेवल पे आपको कुछ मटेरियल पाए जाते हैं, जैसे कि वुडी सब्सटेंसेस हो गए, रॉक्स हो गए। तो ये सब सबस्ट्रेटम कहलाते हैं और इन्हीं पे जो है ये आपको अटैच्ड होकर इस तरह से ग्रो करते रहते हैं। ठीक है, तो दे रिमेन अटैच्ड टू अंडर वाटर सबस्ट्रेटम। या तो पानी के नीचे जो है ना सबस्ट्रेटम पे अटैच्ड होंगे। एग्जांपल्स में कौन से जीव अटैच्ड होते हैं? तो ओबेलिया अटैच्ड होते हैं इस तरह से। और कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, फ्री स्विमिंग होता है। पानी में आप बीचों बीच देखते होंगे इस प्रकार से तैरते नजर आएंगे आपको। ठीक है, फ्रीली स्विमिंग अलोंग विद द फ्लो ऑफ वाटर। पानी के धारा के द्वारा जो है, पानी के धारा के अलोंग वो आपको तैरते हुए नजर आएंगे। एग्जांपल्स में आपके हो गए ऑरेलिया। ऑरेलिया इज द एग्जांपल्स ऑफ फ्री स्विमिंग सिलिंड्रेट्स। अंडरस्टैंड। तो आपको यहाँ पे एग्जांपल्स याद करने हैं, जैसे कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेसाइल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सॉलिटरी इन नेचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलोनियल। तो इस प्रकार से आपके एग्जांपल्स आपको याद करने हैं, कौन से सेसाइल है, कौन से फ्री स्विमिंग है, कौन से कॉलोनियल है, कौन से सॉलिटरी है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। नाउ बॉडी सिमेट्री देखते हैं। बॉडी सिमेट्री, बॉडी जो है वो आपको किन प्रकार से डिवाइड किया जाता है। बॉडी के सिमेट्री में हमने जैसे कि लास्ट क्लास में देखा था, फर्स्ट क्लास में, तो बॉडी 3 प्रकार से डिवाइड किया जाता है। ऐसे बॉडी जिनका कोई भी शेप नहीं होता है, उनको किसी भी प्रकार से आप डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे डिवीजन को एसिमेट्रिक बॉडी बोलते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे बॉडी होते हैं जिनको 2 पार्ट में इक्वली आप डिवाइड कर सकते हैं, इन्हें बाइरेडियली सिमेट्रिक बोलते हैं। ओके, लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जिनके बॉडी को आप किसी भी प्लेन से डिवाइड करोगे तो वो आपको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे।
ऐसे जीव को रेडियली सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है, रेडियली सिमेट्री, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे रेडियली सिमेट्री होता है। एंड एंथोजोआ दैट इज सी एनिमोन हैव बायरेडियल सिमेट्री। एंथोजोआ में आपको रेडियली सिमेट्री लेकिन दो पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, दैट इज बायरेडियली सिमेट्री, अंडरस्टैंड। नाउ देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे है आपके टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। आपने देखा होगा किस प्रकार से बॉडी को लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस प्रकार से सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके आगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रकार से फाइलम को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पे आपके टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिले हैं, क्लियर। नाउ जर्म लेयर, जर्म लेयर जो है वो आपको डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बॉडी जो है उस पे दो तरह के जर्म लेयर मौजूद होते हैं, एक को इक्टोडर्म बोला जाता है एंड दूसरे को इंडोडर्म बोला जाता है। जो बाहर के तरफ जो जर्म लेयर मौजूद होते हैं दैट इज इक्टो, इक्टो मतलब आउटसाइड, इक्टोडर्म। एंड अंदर की तरह जो अंदर की तरफ जो जर्म लेयर मौजूद होते हैं दैट इज कॉल्ड इंडोडर्म, इंडो मतलब इनसाइड, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक बॉडी डेवलप फ्रॉम टू जर्म लेयर दैट इज इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। दो तरह के जर्म लेयर होते हैं, इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। ये सब आपके टर्म जो है रैंडमली आपके किंगडम में, इस फाइलम में या फिर एनिमल किंगडम में आपको यूज किया जाएगा। आपसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। देखिए डिप्लोब्लास्टिक यहाँ है, आगे आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक देखने को मिलेगा, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, बॉडी में तीन लेयर मौजूद होते हैं, आउटर इक्टोडर्म, मिडिल मेसोडर्म और इनर इंडोडर्म। तीन लेयर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ डिप्लोब्लास्टिक है, अंडरस्टैंड। नाउ बॉडी के वाल, बॉडी के वाल जो है इट कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट लेयर। बॉडी के वाल पे टू लेयर मौजूद होते हैं, आउटर एपिडर्मिस एंड इनर गैस्ट्रोडर्मिस। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से फिगर के तौर पे समझाया है। पोर्शन ऑफ बॉडी वाल इन हाइड्रा, हाइड्रा के केस में देखिए ये आपके एपिडर्मिस है, ये आपके बाहरी लेयर हैं, और दिस इज इनर डर्मिस दैट इज इंडोडर्मिस, ये आपके अंदरूनी लेयर है। इन्हें गैस्ट्रोडर्मिस भी बोला जाता है, ठीक है। गैस्ट्रो दैट इज इनर सरफेस, इनर लेयर। अब इस एपिडर्मिस और इस इंडोडर्मिस के बीच में आपके एक जिलेटिनियस मटेरियल मौजूद होते हैं, ठीक है। इन्हें मीजोग्लिया बोला जाता है। ये ग्रीन कलर के आप देख रहे हैं, दिस इज मीजोग्लिया, मीजोग्लिया which is present inside the epidermis and endodermis, understand, clear है। और ये सब आपके डिफरेंट सेल है जो हम लोग आगे देखेंगे। ग्लैंड सेल मौजूद है, सीलिया मौजूद है, नेमेटोसिस्ट मौजूद है, सेंसरी सेल मौजूद है, इंटरस्टिशियल सेल, एपिथेलियल मस्कुलर सेल, ये सब सारे सेल हैं जिनका डिफरेंट फंक्शन है बॉडी में, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। इन बिटवीन द टू लेयर देयर इज अ सीट ऑफ जिलेटिनियस मटेरियल कॉल्ड मेसोग्लिया। जो मैंने आपको बताया, एपिडर्मिस और इंडोडर्मिस के बीच में एक लेयर मौजूद है जिलेटिनियस, और इसे ही मेसोग्लिया बोला जाता है, क्लियर। चलिए नाउ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन द सेंस डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए यहां पे आपको ब्लाइंड सेक टाइप ऑफ डाइजेस्टिव प्लान देखने को मिलेगा। ब्लाइंड सेक टाइप ऑफ डाइजेस्टिव प्लान कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिज्म में आपको, जैसे कि हम अपने बॉडी के अंदर, या फिर आप समझते होंगे बॉडी में दो तरह के ओपनिंग होते हैं, एक को बोला जाता है माउथ एंड दूसरा ओपनिंग जो होता है उसे एनस बोला जाता है, ठीक है। इतना तो आप जानते होंगे, माउथ के द्वारा हम लोग खाना खाते हैं, अंदर जाता है बॉडी के, और बॉडी में डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, और फिर फाइनली जो है ना बचे हुए पदार्थ जो है वो एनस के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ब्लाइंड सैक ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ माउथ ही मौजूद होते हैं, एनस यहाँ पे मौजूद नहीं होता है। आप यहाँ देखें, देखिए फूड है, माउथ के अंदर गया और इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में गया, और फाइनली यहाँ पे एंजाइम्स मौजूद हैं, ये आपको डाइजेशन में मदद करता है, एंजाइम्स वगैरह। और जो बचे हुए मटेरियल हैं, जो अनडाइजेस्टेड बॉडी पार्ट है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है, वो आपको इसी माउथ के द्वारा बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे दूसरा कोई ओपनिंग आपको नजर नहीं आ रहा है, जस्ट लाइक एनस, एनस की तरह। इसलिए माउथ जो है इसका भी काम एनस की तरह ही होता है, मतलब फूड का अंदर जाना और बचे हुए पदार्थ को बाहर निकालना, दोनों काम जो है आपको माउथ का ही होता है। इसीलिए ऐसे टाइप को ब्लाइंड सेक टाइप बोला जाता है, या फिर आप इसे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोल सकते हैं, अधूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जिसे बोलते हैं, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड आउट थ्रू माउथ
वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। द फूड कैप्चर्ड विद द हेल्प ऑफ नाइडोब्लास्ट प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स इज डायरेक्टेड टू द गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। अब देखिए टेंटिकल्स जो होते हैं, ये सारे टेंटिकल्स दैट इज प्रेजेंट ऑन हाइड्रा पे टेंटिकल्स मौजूद होते हैं। इन्हीं टेंटिकल्स पे जो है वो आपको नाइडोब्लास्ट सेल मौजूद होता है, एक प्रकार का स्टिंगिंग सेल है नाइडोब्लास्ट, ये मौजूद होता है। और इसका काम क्या होता है, फूड पार्टिकल को कैप्चर करना, फूड पार्टिकल को पकड़ने का काम करता है नाइडोब्लास्ट, ठीक है। पकड़ के इसे माउथ के अंदर डालता है और माउथ में जो एक्टिविटी होता है, इंटाइजेशन डाइजेशन जो भी होता है, वो आपको होने के बाद फिर वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाते हैं। तो फूड कैप्चर विद द हेल्प ऑफ नाइडोब्लास्ट प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स इज डायरेक्टेड टू द गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, ठीक है। द डाइजेस्टिव जूस रिलीज्ड हियर एक्ट अपॉन द ingested food and various enzymes act on this resulting in the breakdown into smaller fragments। अब देखिए समझिए चीजों को, जैसे ही माउथ के अंदर जो है आपको भोजन आया, इस विधि को इंजेक्शन बोला जाता है। अब ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये आपको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इनमें बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद हैं, इनमें बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं। तो ये फूड पे एक्ट करेंगे और फूड को ब्रेक डाउन करेंगे छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल में, ठीक है। अब ये स्मॉलर फ्रेगमेंट में ये ब्रेक डाउन करते हैं। दीज स्मॉलर फ्रेगमेंट्स ऑफ फूड देन इनगल्फ्ड बाय द बॉडी सेल्स एंड डाइजेस्टेड विद इन द फूड वैक्यूल्स। अब देखिए ये जो छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल जो है फूड ब्रेक डाउन किया, तो अब इससे जो अटैच्ड सेल हैं, ये सारे सेल आप देख रहे हैं, ये सारे सेल इन फूड फ्रेगमेंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, अपने अंदर अवशोषित करेंगे। और सेल के अंदर आपको तो पता ही है वैक्यूल होता है, सेल के अंदर वैक्यूल होता है। ये वैक्यूल के अंदर जो है ये पचे हुए भोजन जो है आपको जाके स्टोर हो जाएंगे और बॉडी का जब यूटिलाइजेशन होगा उसे यूटिलाइज किया जाएगा, उस चीज को समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे दो तरह के डाइजेशन होते हैं, एक गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में जो एंजाइम्स मौजूद है उनके द्वारा फूड पे एक्ट करके उन्हें ब्रेक डाउन किया गया, ठीक है। और दूसरा जो है सेल के द्वारा अवशोषित करके उन्हें जो है एब्जॉर्ब करके वैक्यूल में रखा गया। तो एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर और इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर दो प्रकार के यहाँ पे आपको डाइजेशन देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा इन द साइड, एक्स्ट्रा का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब सेल के बाहर, और इंट्रा सेलुलर का मतलब क्या है, सेल के अंदर। सेल के अंदर भी डाइजेशन हो रहा है और सेल के बाहर भी आपको डाइजेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो द डाइजेशन इज फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर इन गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी एंड देन इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्लियर है, बात समझ में आया, ठीक है। चलिए नाउ अब मैंने नाइडोब्लास्ट के बारे में जिक्र किया था। नाइडोब्लास्ट जो है यही वो आपको सेल है जिनके नाम पे जो है ना आपको फाइलम नाइडेरिया दिया गया है, इसका नामकरण। देखिए द नेम नाइडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सेल ऑफ ऑल सिलेंडर्स, द स्टिंगिंग सेल कॉल्ड नाइडोब्लास्ट। इसी नाइडोब्लास्ट के नाम पे नाइडेरिया इसका फाइलम का नाम रखा गया है। नाइडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एंचोरेज, डिफेंस एंड फॉर कैप्चर ऑफ प्रे। नाइडोब्लास्ट का काम क्या है, नाइडोब्लास्ट का काम है किसी भी एंचोरेज मतलब कहीं भी सबस्ट्रेटम से अटैच करना। एंचोर मतलब होता है पकड़ना, ठीक है। एंचोरेज का मतलब होल्ड करना, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को प्रेडेटर से बचाने के लिए जो है ना वो आपको डिफेंस मैकेनिज्म में यूज होता है। एंड फॉर कैप्चरिंग ऑफ प्रे, और किसी भी भोजन को अगर पकड़ना हो, ठीक है, तो वो कैप्चर करने के लिए जो है मैंने बताया था टेंटिकल्स जो होता है, टेंटिकल्स पे इस तरह से नाइडोब्लास्ट मौजूद होते हैं और ये फूड को कैप्चर करके माउथ के अंदर डालते हैं। तो ये आपको कैप्चरिंग ऑफ प्रे में भी मदद करता है। दीज आर द फंक्शन, ओके। इट प्रोवाइड द एंचोरेज व्हाइल लोकोमोटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो मैंने आपको बताया एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करने के लिए, इनको दूसरे जीवों को पकड़ने के लिए या फिर जो है ना आपको होल्ड करने के लिए, एंचोर करने के लिए आपको ये मैकेनिज्म काम आता है। हेल्प द ऑर्गेनिज्म इन कैप्चरिंग द प्रे, जो ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। दे आर यूज्ड फॉर डिफेंस बाय नाइडेरियंस एज दीज सेल्स प्रोटेक्ट द एनिमल्स अगेंस्ट द अटैक ऑफ अदर एनिमल्स by either paralyzing them and killing them with the help of their toxin and spine। देखिए समझिए इस चीज को। सी ये आपके नाइडोब्लास्ट हैं, ये आपके रेस्टिंग स्टेज हैं, ठीक है। रेस्टिंग स्टेज में ये बॉडी के अंदर जो है आपको इस तरह से फोल्ड करके रखे हुए हैं।
इनमें जो मौजूद होते हैं, इनमें आपको कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। जब कोई भी प्रेडेटर इनके पास आता है तो उन अपने आप को बचाने के लिए ये पॉइजन वो उनमें इंसर्ट करते हैं ताकि वो आपको मर जाए और इसे खा ना पाए। समझ गए? तो दिस इज आपको जो है ना, ये आपको डिफेंस में जो है ना आपको मदद करता है। ये देखिए रेस्टिंग स्टेज है। रेस्टिंग स्टेज में इस तरह से जो है ना किस प्रकार से होल्ड है, और जब जब एक्शन के मोड में आता है ये, तो एक्शन के मोड में ये इस तरह से स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है, डिस्चार्ज स्टेज जिसको बोलते हैं। ना बॉडी फॉर्म, बॉडी के फॉर्म को देखिए, दो तरह के बॉडी फॉर्म यहाँ पे पाए गए हैं। एक को पॉलिप फॉर्म और दूसरा को मेडुसा फॉर्म बोला गया है। ठीक है, बॉडी के स्ट्रक्चर जो है होते हैं वो दो तरह के होते हैं। मैंने देखा था आपको हाइड्रा के केस में, हाइड्रा में जो है ना आपको इस प्रकार से बॉडी के स्ट्रक्चर होते हैं, और एक एग्जाम्पल है ऑरेलिया या फिर आप ओवेलिया जिसे बोल सके, इसमें इस तरह के बॉडी के स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये वाले फॉर्म को मेड्यूसा बोला जाता है, मेड्यूसा, एंड ये वाले फॉर्म को पॉलिप बोला जाता है। ठीक है, पॉलिप एंड मेडुसा। ठीक है, the two basic body forms are found in cnidarians which differ in structure and function from one another। एक को पॉलिप और दूसरे को मेडुसा बोला जाता है। क्लियर है? ये वाला पॉलिप फेज है एंड दिस वन इज योर मेडुसा फेज। अंडरस्टैंड? पॉलिप फेज जो होते हैं दिस इज ट्यूबुलर इन शेप। ट्यूबुलर, ये देखिए आप, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्यूब लाइक ट्यूबुलर इन शेप एंड इट इज यूजुअली फिक्स्ड और मे बी, और ये जो है किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होंगे या फिर अटैच नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड इट इज सॉलिटरी एंड कॉलोनियल, और ये जो क्या होते हैं ये आपको सॉलिटरी भी हो सकते हैं और कॉलोनियल भी हो सकते हैं, या तो अकेले भी रह सकते हैं या फिर झुंड में भी रह सकते हैं। तो ये आपके पॉलिप के फंक्शन है। मेडुसा क्या होता है? इट इज अम्ब्रेला शेप, ये आप देख सकते हैं अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से जो है आपको अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें। ये देखिए, ये आपके अम्ब्रेला लाइक शेप है। इट इज जनरली फ्री स्विमिंग। मैंने बताया फ्री स्विमिंग का मतलब क्या है, पानी में फ्रीली जो है आपको तैरते नजर आएंगे ऑरेलिया वगैरह। अंडरस्टैंड? एंड ऑलवेज सॉलिटरी, और अकेला में, सिर्फ अकेला जो है ना आपको, ये झुंड में नहीं रहता है, ये आपको हमेशा अकेला होता है। मेटाजेनेसिस देखिए, मेटाजेनेसिस समझते हैं। मेटाजेनेसिस देखिए, मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है? बॉडी में जो है ना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। आप यहां पे समझे, दिस इज फीमेल मेडुसा, ओके, एंड दिस इज मेल मेडुसा। फीमेल मेडुसा से ओवा रिलीज हुआ एंड मेल मेडुसा से स्पर्म रिलीज होता है। ओवा और स्पर्म दोनों मिलेगा, इस विधि को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद आपको जायगोट बना। जायगोट बना तो उसमें क्लीवेज हुआ, क्लीवेज इन द सेंस उसका ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद फिर मॉड्यूला, ब्लास्टुला, ये ब्लास्टुला बने। अब ब्लास्टुला के बाद अब यहाँ से लार्वल फॉर्म शुरू हो जाता है। ये सबसे पहले प्लेनुला लार्वा बना, फिर हाइड्रूला लार्वा बना। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ से आपके पॉलिप वाले स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। दिस इज पॉलिप शेप, यहाँ देख रहे हैं अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज मेडुसा स्टेज, एंड दिस इज ट्यूबुलर शेप, दिस इज पॉलिप स्टेज। अब यहाँ से पॉलिप हो जाता है। तो दिस इज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में दो प्रकार के फॉर्म, दो प्रकार के बॉडी फॉर्म देखने को मिले हैं। इसी को मेटाजेनेसिस बोला जाता है। मेटाजेनेसिस, बॉडी के डिफरेंट फॉर्म। इट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन पॉलिप एंड मेडुसा इन सम नाइडेरियंस। सम नाइडेरियंस कहने का मतलब क्या, सिर्फ ओवेलिया में ही आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए, पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली एंड मेडुसा फॉर्म्स द पॉलिप सेक्सुअली। यहां पे आप समझते हैं, यहां पे मेडुसा जो है मेल है और ये फीमेल है। मेल से आपको स्पर्म निकला, फीमेल से ओवा निकला, दोनों मिले और जायगोट बना। ऐसे रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स होते हैं, जैसे कि स्पर्म ओवा का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब ये आपको कन्वर्ट होके जो है अगेन पॉलिप में कन्वर्ट होंगे, दिस इज द पॉलिप। अब यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे आपको होके मेडुसा में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, पॉलिप से जब मेडुसा में कन्वर्ज हुआ, पॉलिप से जब मेडुसा में कन्वर्जन हुआ, तो यहाँ पे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। लेकिन मेडुसा से जब पॉलिप फेज में कन्वर्जन होगा तो दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये ओवेलिया के केस में होता है इस तरह का। पॉलीमॉर्फिज्म भी इसी को कहते हैं, अकरेंस ऑफ द सेम स्पीसीज इन मोर देन वन टाइप ऑफ इंडिविजुअल व्हिच डिफर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन
फ्रॉम वन अनदर। देखिए, अकरेंस ऑफ द सेम स्पीसीज, ओबेलिया का ही जो है ना आपको दो फॉर्म आपको देखने को मिला है, एक मेडुसा फॉर्म देखने को मिला है, एक पॉलीफॉर्म देखने को मिला है। इसी स्ट्रक्चर को, इसी मैकेनिज्म को पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म को आप अगर ब्रेक करेंगे तो देखिए, पॉली एंड मॉर्फिज्म। पॉली मतलब होता है मेनी एंड मॉर्फिज्म मतलब होता है स्ट्रक्चर। तो ऐसे जीव जिनके बॉडी में बहुत सारे स्ट्रक्चर, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए यहाँ पे जायगोट बना तो सबसे पहले मॉडुला, ब्लास्टुला, देन आफ्टर प्लेनुला, रेडुला, फिर स्काइपोब्लास्टुला। इस तरह से जो है ना डिफरेंट डिफरेंट लार्वा देखने को, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म देखने को आपको नजर आएगा, और ऐसे ही मैकेनिज्म को पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट। नाउ स्केलेटन सिस्टम हम लोग देखते हैं। द सॉफ्ट बॉडी में बी सपोर्टेड बाय कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन। बॉडी जो है, इनके बॉडी पे एक्सोस्केलेटन होगा, वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होंगे। देखिए, कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन का क्या मतलब है, इसे आप समझिए। देखिए, शरीर पे दो तरह के कंकाल मौजूद होते हैं। एक को बोला जाता है एक्सोस्केलेटन और दूसरे को बोला जाता है इंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन कहने का मतलब क्या? ऐसे स्केलेटन सिस्टम जो शरीर के बाहर देखने को मिलता है, आउटसाइड अपीयरेंस जो होता है। जैसे कि आप अपने आस पड़ोस में जो है ना किसी भी गाय भैंस को देखते होंगे, तो उनके शरीर पे आपको हॉर्न्स दिखने को मिलता होगा। हॉर्न्स मतलब सींग देखने को मिलता है, उनके पैर में खुर देखने को मिलता है। तो ये सब क्या है? ये सब शरीर के एक्सोस्केलेटन है, ठीक है, शरीर के बाह्य कंकाल है। अंडरस्टैंड? और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो शरीर के अंदर होते हैं, जिसमें बोन्स आ जाता है, जिसमें कार्टिलेज आ जाता है, दैट इज इंडोस्केलेटन। ठीक है, जैसे कि हम अपना एग्जांपल लेते हैं। मेरे शरीर के बाहर में जो है आपको दिखने को मिलता है हेयर्स, हमारे बाल हैं, हमारे नेल्स हैं, जो नाखून हैं, ये सब सारे क्या है? शरीर के एक्सोस्केलेटन है, शरीर के बाह्य कंकाल का काम करता है। लेकिन वही हम अपने बॉडी के अंदर देखेंगे तो अंदर में हमारे बोन्स हैं, अस्थि, एंड कार्टिलेज है, उपास्थि, ये दोनों जो है शरीर के इंडोस्केलेटन होते हैं। कार्टिलेज जो है आपको पता ही होगा, हमारे कान और नाक जो है उनमें कार्टिलेज मौजूद होता है। दिस इज फ्लेक्सिबल इन स्ट्रक्चर। तो इंडोस्केलेटन शरीर के अंदर, एक्सोस्केलेटन शरीर के बाहर। तो यहाँ पे एक्सोस्केलेटन जो देखने को मिला है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। ठीक है, कोरल सिक्रीट्स अ स्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अराउंड देयर बॉडी। कोरल्स जो होते हैं, कोरल्स के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, वो बहुत लंबा चैप्टर है। जैसे कि आप अंडमान एंड निकोबार के तट पे जाएंगे ना, समुद्र के तट पे, तो वहां पे आपको बहुत सारे कोरल्स के यहाँ पे आइलैंड नजर आएंगे, जो पूरा कोरल से ही बना हुआ होता है। ठीक है, कोरल रीफ। पूरे वर्ल्ड में सबसे ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ में पूरा आइलैंड जो है वो कोरल से बना हुआ है। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इट विल कवर इन डिटेल इन नेक्स्ट क्लासेस, ओके, या फिर नेक्स्ट सेशन में कभी आप बोलेंगे तो मैं ऐसे इसका एक लेक्चर अलग से ले लूंगा कोरल्स का। आप इतना समझिए, कोरल्स जो है इट्स कम्स अंडर द सेलेंट्राटा एंड इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। और ये इतना झुंड में जमा हुआ होता है कि ये एक आइलैंड का निर्माण कर सकता है। इतना जो है ना आपको इसमें कैपेसिटी होता है। कोरल्स के आइलैंड बने हुए होते हैं पूरे वर्ल्ड में। नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? इसमें इट अकर बाय डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। इसमें गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो बॉडी के सरफेस के द्वारा ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। बात समझ में आ गया? इनमें कोई भी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। जैसे हमारे बॉडी में लंग्स मौजूद हैं रेस्पिरेशन के लिए, उसी तरह से यहाँ पे कोई भी एक स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिला है स्पेसिफिक, जिसके द्वारा जो है ना आपको रेस्पिरेशन देखने को मिले। ये सिंपली आपके बॉडी के सरफेस के द्वारा गैस का एक्सचेंज होगा, आदान प्रदान होगा, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। अंडरस्टैंड? नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन भी सेम बॉडी सरफेस के द्वारा ही होगा। इट अकर बाय डिफ्यूजन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस के द्वारा ही जो है डिफ्यूजन के मेथड से होगा। अब डिफ्यूजन समझ सकते हैं, डिफ्यूजन क्या होता है? देखिए, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, आप एक एग्जांपल के तौर पे समझ लें, जैसे कि आप मान लीजिए किसी भी रूम के अंदर, ठीक है, रूम को आप बंद कर दीजिए और रूम के अंदर जो है आप जो है या तो क्या कहते हैं, परफ्यूम को आप स्प्रे कर दें। ठीक है, रूम के अंदर परफ्यूम का स्प्रे कर दें, तो देखेंगे कि कुछ देर के बाद जो है ना पूरे रूम में ये परफ्यूम आपको
फैल जाएगा। अंडरस्टैंड? तो दिस मेथड इज कॉल्ड डिफ्यूजन। सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लें, डिफ्यूजन क्या मतलब, फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इस बॉटल में, इस मॉलिक्यूल, इस परफ्यूम के बॉटल में परफ्यूम का कंसंट्रेशन जो है वो आपको बहुत ही ज्यादा था इन कंपेरिजन टू दिस आउटसाइड एटमॉस्फेयर, इसीलिए यहां से मॉलिक्यूल जो है आपको बाहर की तरफ मूव किया। इसी प्रोसेस को डिफ्यूजन बोला जाता है। आप घर में अगरबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती कुछ देर के बाद जो है पूरे रूम में क्यों फैल जाता है? दिस इज द मेथड डिफ्यूजन, यह एक डिफ्यूजन है। तो यही डिफ्यूजन के कारण जो है बॉडी में आपको रेस्पिरेशन होता है, और यही डिफ्यूजन के मैकेनिज्म के कारण जो है एक्सक्रीशन होता है। यहाँ पे कोई भी एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए। बात को समझ गए? नाउ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज मेनली अमोनिया। अमोनिया जो है उत्सर्जित पदार्थ है। हमारे बॉडी के अंदर जो है ना एक्सक्रीटरी मटेरियल है यूरिन, इतना तो पता होगा आपको, ठीक है? यूरिन जो है एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं, और यूरिन के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में क्या बोलिया मौजूद होते हैं, ठीक है? हमारे बॉडी में यूरिया यूरिन के फॉर्म से बाहर निकलता है, और ऐसे मैकेनिज्म को यूरियोटेलिक बोलते हैं। यूरियोटेलिक मतलब यूरिया बॉडी से बाहर निकलना। लेकिन जो पानी में रहते हैं जीव, उनके बॉडी से एक्सक्रीटरी मटेरियल अमोनिया के फॉर्म में निकलता है। ऐसे मैकेनिज्म को अमोनोटेलिक बोलते हैं, ठीक है? अमोनिया का बाहर निकलना शरीर के, अमोनोटेलिक मैकेनिज्म। ये आप समझ गए? चलिए नाउ सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे ब्लड वगैरह तो मौजूद है नहीं। देखिए बॉडी के कैविटी में, बॉडी के गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में फूड का सर्कुलेशन होता है डाइजेशन के माध्यम से। इट हेल्प इन डाइजेशन एज वेल एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। बॉडी का फूड का गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में डाइजेशन होता है, और वही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड भी होता है आपके बॉडी के गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में। वही सर्कुलेशन कहला गया। यहाँ पे कोई भी ब्लड वगैरह मौजूद आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? ब्लड वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड? नाउ देखिए नर्वस सिस्टम। शरीर में नर्वस सिस्टम किस प्रकार से मौजूद होता है? इट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल एंड देयर प्रोसेस। यहाँ पे जो है ना नर्वस सिस्टम बहुत ही स्लाइट अमाउंट में मौजूद होते हैं, ठीक है? बॉडी पे नर्व्स जो है इस तरह से अरेंज्ड होते हैं। सेंसरी सेल आर प्रेजेंट। यहाँ पे एक कैरेक्टर देखने को मिला है, यहाँ पे सेंसरी सेल प्रेजेंट होते हैं। स्टेटोसिस्ट मेंटेन्स बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम इन फ्री स्विमिंग फॉर्म। देखिए मान लीजिए क्या होता है, ये मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है? इनके बॉडी में जो है ना आपको एक प्रकार का सेल होता है जिसे स्टेटोसिस्ट बोलते हैं। स्टेटोसिस्ट, इस सेल का काम क्या होता है? ये सेंसेशन में मदद करता है, बॉडी के सेंसेशन में मदद करता है। मान लीजिए इसको जो है ना बॉडी में फ्री फ्लोट करना हो, ठीक है? तो फ्री फ्लोट आदमी उसी समय कर सकता है कि बॉडी में मूवमेंट के लिए कोई भी एक सेल मौजूद हो कि उसके मूवमेंट के, उसके डायरेक्शन को पता कर सके। तो वैसे सिस्टम को, वैसे चीज को पता करने के लिए एक प्रकार का सेल होता है स्टेटोसिस, जो बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है? इक्विलिब्रियम, पानी में अपने आप को इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का काम किसके द्वारा होता है? स्टेटोसिस के द्वारा होता है, ठीक है? यहाँ पे इनिशियल फॉर्म ऑफ नर्वस सिस्टम देखने को मिला है। ये ज्यादा एडवांस नहीं है, बट इनिशियल फॉर्म ऑफ नर्वस सिस्टम धीरे धीरे यहाँ पे आपको ओरिजिनेट कर रहा है, ठीक है? नाउ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आपको देखने को मिला है? यहाँ पे ये जो होते हैं मोस्टली हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, ठीक है? हर्माफ्रोडाइट्स टर्म आपको बार बार यूज किया जाएगा। हर्माफ्रोडाइट्स का मतलब क्या होता है? सो ऐसे जीव जिनके बॉडी पे मेल सेक्स ऑर्गन भी मौजूद है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी मौजूद है, इन्हें हर्माफ्रोडाइट्स बोला जाता है। बात समझ में आया? कुछ जीव ऐसे होते हैं जो आपको, जिनके बॉडी पे मेल सेक्स ऑर्गन भी मौजूद होंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी मौजूद होंगे, तो ऐसे आपके स्ट्रक्चर को, ऐसे बॉडी फॉर्म को हर्माफ्रोडाइट बोला जाता है, यानी कि बाइसेक्सुअल आप कह सकते हैं इसे, ठीक है? अंडरस्टैंड? रिप्रोडक्शन इज यूजुअली एसेक्सुअल बाय बर्डिंग इन पॉलिप फॉर्म एंड सेक्सुअल इन मेडुसा। हमने देखा था मेडुसा में जैसे कि मेल से स्पर्म निकला, फीमेल मेडुसा से ओवा निकला, दोनों फ्यूज किया, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट के बाद मोरुला, प्लेनुला, हाइड्रोला, इफायरा लार्वा के बाद जो है पॉलिप बना। लास्ट स्लाइड में देखा था हमने। तो ये जो रिप्रोडक्शन है ये आपके सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें मेडुसा से पॉलिप में कन्वर्जन हो रहा है।
फिर पॉलिप से अगर मेडुसा में कन्वर्जन होगा तो यहाँ पे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिला था। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किस प्रकार से? बडिंग। बडिंग यहाँ पे वर्ड है, बडिंग का मतलब क्या होता है इस प्रकार से समझिए। जैसे कि हाइड्रा के केस में क्या होता है, देखिए हाइड्रा के केस में बॉडी से इस तरह के एक स्मॉल आउटग्रोथ निकलते हैं, ठीक है, ये बॉडी के आउटग्रोथ हैं। धीरे धीरे ये हाइड्रा जो मैच्योर करेगा तो ये आपको आउटग्रोथ जो है बॉडी से टूट के अलग हो जाता है, इसी को बडिंग कहते हैं। ये आपके टूट के एक अलग ऑर्गेनिज्म बन गए। दिस इज व्हाट, दिस इज बडिंग। तो दिस इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय बडिंग इन हाइड्रा। ओके, फ्यूजन ऑफ गैमेट में बी एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब फ्यूजन ऑफ गैमेट, यहाँ पे दो गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट मिल रहे हैं, तो ये या तो शरीर के अंदर होगा या फिर पानी में मौजूद होगा। अगर पानी में फ्यूजन हुआ तो इसको एक्सटर्नल फ्यूजन बोलेंगे। फर्टिलाइजेशन जो बोला जाता है वो आपको पानी में होता है, और आपको बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के अंदर जो फ्यूजन होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जैसे कि ये आपको मेल है, ये फीमेल है, यहां से निकला आपको स्पर्म, यहां से निकला आपको ओवा, दोनों फ्यूज किए तो या तो मादा के बॉडी के अंदर जो है ना इनमें जायगोट बनेगा और आगे फ्यूचर डेवलपमेंट होगा, तो इसे इंटरनल डेवलपमेंट बोलता है। ठीक है, इंटरनल आपको फर्टिलाइजेशन बोलता है। लेकिन अगर यही चीज जो है ना पानी में हो तो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहने का मतलब क्या होता है, इनके बॉडी में आप देखेंगे डायरेक्ट जो है मेडुसा से पॉलिप नहीं बन रहा है, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में कन्वर्ट होके जो है ना आपको पॉलिप बन रहा है। बात समझ में आ गया? पहले आपको जायगोट बनेंगे, फिर प्लेनुला, फिर हाइड्रुला, फिर स्काइफुला, फिर इस तरह से इफायरा, फिर फाइनली जो है ना आपको पॉलिप में कन्वर्जन होता है। तो ये आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में पहले ये ब्रेक डाउन करते हैं, तब जाके जो है ना आपको पॉलिप में कन्वर्जन होते हैं। तो ऐसे डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोला जाता है। इनके लार्वे के नाम आप याद कर लें, एग्जाम में पूछा गया है, प्लेनुला लार्वा, हाइड्रुला लार्वा, स्काइफिस्टोमा लार्वा एंड इफायरा लार्वा। ये 4 प्रकार के लार्वा जो है आपको इनके बॉडी में देखने को मिले हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड? चलिए, अब इनके यूनिक फीचर आप याद कर लें, इनमें क्या क्या फीचर जो है ये यूनिक है। सबसे पहले यहां देखने को मिला है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहां बॉडी में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनके बॉडी में स्पेशल स्टिंगिंग सेल मौजूद होते हैं जिन्हें नाइडोब्लास्ट बोला जाता है। इन्हीं के नाम पे इस फाइलम का नाम दिया गया है। और नाइडोब्लास्ट का काम क्या होता है? फॉर डिफेंस में एंड फॉर ऑफेंस में, अपने आप को बचाने के लिए और किसी से लड़ने के लिए भी जो है ना ये आपको नाइडोब्लास्ट सेल काम करता है। यहाँ पे आपको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखने को मिला था। इनमें क्या देखे थे हम लोग? सिर्फ आपके बॉडी में माउथ मौजूद है, यहाँ पे दूसरा ओपनिंग एनस जो है वो आपको मौजूद नहीं है। माउथ ही जो है वो आपको एनस का काम करता है। ठीक है, इसी तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम को, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को इनकम्प्लीट बोलते हैं, अधूरा बोलते हैं। ठीक है, अ सिंपल नर्वस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल। यहाँ पे हमने देखा था नर्वस सिस्टम बहुत ही सिंपल सा है, जिसपे एक स्टैटोसिस्ट मौजूद होते हैं जो आपको बॉडी के पोस्चर को बैलेंस करने के लिए आपको काम करता है। तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम देखने को मिले हैं, बट ये अधूरा है, मतलब बहुत ही सिंपल देखने को मिला है। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल्स याद कर लें इसके। हाइड्रा को बोला जाता है फ्रेश वाटर पॉलिप, जो फर्स्ट स्लाइड में ही बोला था, फ्रेश वाटर जो होते हैं वो हाइड्रा होते हैं, बाकी सारे जो है मेराइन होते हैं। ठीक है, ओबेलिया जो होते हैं, ओबेलिया को सी फर बोला जाता है, ऑरेलिया को जेलीफिश बोलते हैं, जेलीफिश वेरी इंपॉर्टेंट। फाइसेलिया को बोला जाता है पुर्तगीज मैन ऑफ वार। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके नीट में काफी बार पूछे गए हैं। Which one of the following organism is called Portuguese man of war? Understand? Now Adamsia, Adamsia को sea anemone बोलते हैं, and Pennatula को sea pen या फिर sea feathers भी बोलते हैं, यानी कि समुद्री पंख, sea feathers. तो these are the examples of your phylum Coelenterata. Understand? तो that's all about Coelenterata. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे और भी बेहतरीन सेशन को लाने के लिए मुझे मोटिवेट करें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।